आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट क्या बोलता है? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट बताते हैं कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, लेकिन आप देखो जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे स्पीशीज रिचनेस भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। जैसे मान लो मैंने एरिया है इतना सा, महाराष्ट्र, ठीक है, इसको बढ़ा के आपने कर दिया इंडिया। क्या स्पीशीज रिचनेस और डाइवर्सिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना, बस वही कह रहा है। और जो रिलेशनशिप है स्पीशीज रिचनेस और एरिया का फॉर वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा, दैट इज एंजियोस्पर्म, बर्ड्स, बैट, फ्रेश वाटर, इनका कैसा रिलेशनशिप आता है निकलकर? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा निकल कर आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसका जो ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे तो जो लॉग है, लॉग स्केल वाला जो ग्राफ होता है इनके रिलेशन का, स्पीशीज रिचनेस का और एरिया का जो रिलेशन होता है वो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आता है। कैसा ग्राफ आता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन जब आप इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, जैसे s इक्वल टू सी ए की पावर z, इसको इन दोनों की तरफ अगर लॉग लगाओगे तो आपको ये बात पता है कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो प्लस में हो जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो प्लस में हो जाता है ना, जो मल्टीप्लाई में होता है वो प्लस में हो जाता है और जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है। यही तो हुआ। तो यही बन जाएगा आपका log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना, s क्या है यहाँ पर? स्पीशीज की रिचनेस, a क्या है? एरिया, c इज y इंटरसेप्ट और z इज स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो किसके बीच में लाई करेगी? याद रखना, 0.1 से 0.2 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अगर आप ये रिग्रेशन लाइन अगर आप बात करो किसी भी टेक्सोनोमिक ग्रुप की, एक पर्टिकुलर रीजन की बात करो, उसमें कोई भी टेक्सोनोमिक ग्रुप हो सकता है, उसमें एंजियोस्पर्म आ सकते हैं, बर्ड्स आ सकते हैं, बैट आ सकते हैं, फ्रेश वाटर फिशेज आ सकती हैं। सबके लिए जो z की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0.1 से 0.2। लेकिन अगर आप कॉन्टिनेंट ही बदल दो, एशिया का अफ्रीका कर दो और अफ्रीका का अमेरिका या यूरोप कर दो, तो फिर लार्ज एरियाज के लिए ये जो z की वैल्यू है वो थोड़ी स्टीप हो जाती है। वो कितनी आ जाती है? 0.6 टू 1.2 आ जाती है। तो आप देख रहे हो स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ रही है एरिया के बढ़ाने से। यहाँ पे एरिया ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं था ना, यहाँ पे एरिया बढ़ा दिया तो z की वैल्यू ज्यादा आने लग गई। दैट इज जैसे फ्रगीवोरस बर्ड्स की बात करें या मैमल्स की बात करें, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में तो उनकी वैल्यू कितनी आती है z की? 1.15। समझ आया? बस इतना ही है। फिर कहता है स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है? स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है? स्टेबल किसी भी कम्युनिटी को स्टेबल कम्युनिटी कब बोलेंगे? किसी भी कम्युनिटी को स्टेबल कम्युनिटी कब बोलेंगे? पहली बात, किसी भी कम्युनिटी को स्टेबल कम्युनिटी तब बोला जाता है जब वो बहुत ज्यादा साल दर साल में वेरिएशन ना हो। एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी उन एरियाज में होती है जहां पर सीजनल वेरिएशन कम होता है, टेम्परेचर में वेरिएशन कम होता है, सीजनल में वेरिएशन कम होता है, जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज अराउंड द इक्वेटर। तो वहां पे प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई होती है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? ये बहुत ज्यादा वेरिएशन शो नहीं करते हैं। क्यों बहुत ज्यादा वेरिएशन शो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहां पर प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर, है ना। तब आप उसको क्या बोलोगे? स्टेबल कम्युनिटी बोलोगे, जहां पर वेरिएशन बहुत ज्यादा ना हो। तो माहौल जो रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, मोर और लेस। फिर कह रहा है कि वो जो कम्युनिटी है दैट इज स्टेबल कम्युनिटी, वो रेजिस्टेंट होनी चाहिए टू नेचुरल एंड मैन मेड डिस्टर्बेंसेस। जो नेचुरल और मैन मेड डिस्टर्बेंसेस हैं उनको लेकर वो थोड़ा सा रेजिस्टेंट होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि मतलब पॉल्यूशन भी आए, वो जो कम्युनिटी है वो पॉल्यूशन भी झेल जाए। पॉल्यूशन इज द मैन मेड डिस्टर्बेंस ना,
ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मैन मेड डिस्टर्बेंस ना, ग्लोबल वार्मिंग इज मैन मेड डिस्टर्बेंस, तो उनसे भी रेजिस्टेंट होना चाहिए, उनसे भी क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंट होना चाहिए। लेकिन नेचुरल की बात करें तो नेचुरल के बारे में क्या बोलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लड आ गया, ठीक है, क्या आ गया, फ्लड आ गया, या फिर आप बोलो अर्थक्वेक आ गया, तो ये सब क्या है, ये सब नेचुरल डिस्टर्बेंसेस है। उनसे जब कम्युनिटी स्टेबल हो जाती है, उनका जब कम्युनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस कम्युनिटी को आप स्टेबल कम्युनिटी बोलते हो, ठीक है, क्या बोलते हो, स्टेबल कम्युनिटी बोलते हो। एंड लास्ट थिंग इज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एलियन स्पीशीज मतलब, एलियन स्पीशीज मतलब वो वाला एलियन नहीं, एलियन मतलब फॉरेन स्पीशीज जो बाहर से आ रहे हैं, वो अगर आ भी जाते हैं तो इंडिजिनस स्पीशीज को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उससे वो रेजिस्टेंट होना चाहिए, तब आप उस कम्युनिटी को क्या बोलोगे, स्टेबल बोलोगे। पहली बात, वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, रेजिस्टेंट होना चाहिए टू द नेचुरल एंड द मैन मेड डिस्टर्बेंसेस। सेकेंड बात क्या बोला, एलियन स्पीशीज के इन्वेजन का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर क्या कह रहा है डेविड टिलमान के एक्सपेरिमेंट, डेविड टिलमान का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, एक छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखना कि इंक्रीज इन डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो डाइवर्सिटी के बढ़ने से प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज होती है। तो जितनी ज़्यादा जहाँ पर डाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्टिविटी। ये किसने बोला, डेविड टिलमान के एक्सपेरिमेंट। फिर एक पॉल एरलिच ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वेरी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी, राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दिया इन्होंने, जहां पर इन्होंने एयरप्लेन को कंपेयर किया किससे, इकोसिस्टम से, और राइवर्ट्स यानी कि नट एंड बोल्ट्स, नट एंड बोल्ट, नट एंड बोल्ट, ठीक है, नट एंड बोल्ट। तो राइवर्ट क्या है आपके, नट एंड बोल्ट्स हैं, समझ आया, राइवर्ट क्या है, नट एंड बोल्ट्स हैं, सॉरी वो नट एंड बोल्ट्स कौन है आपके, स्पीशीज हैं। एयरप्लेन को कंपेयर किया किससे, इकोसिस्टम। उसने बोला कि ये जो मान लेते हैं कि ये जो इकोसिस्टम है वो क्या है, एक एयरप्लेन है, हम क्या है यहाँ पर, हम क्या है यहाँ पर, पैसेंजर्स हैं, हम क्या है यहाँ पर, पैसेंजर्स हैं, और जो राइवर्ट है वो क्या है, स्पीशीज है। अब हम एज पैसेंजर्स हम लोग जो है वो थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं इस एयरप्लेन को। जब पॉल एरलिच ऐसा कहता है कि हम एज पैसेंजर जो इस एयरप्लेन में बैठे हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं इस एयरप्लेन को बाय पॉपिंग अप द राइवर्ट। पॉपिंग अप का मतलब है निकालना, इसलिए बोला पॉपर, राइवर्ट पॉपर मतलब राइवर्ट्स को निकाल रहे हैं। किसके नट एंड बोल्ट्स निकाल रहे हैं, एयरप्लेन के नट एंड बोल्ट्स निकाल रहे हैं, मतलब इकोसिस्टम से क्या गायब कर रहे हैं हम, स्पीशीज गायब कर रहे हैं। पैसेंजर्स तो हम ही है ना, ह्यूमन ही है। तो बोला कि जब हम एयरप्लेन से कोई भी नट एंड बोल्ट्स निकालेंगे तो इनिशियली वो एयरप्लेन की सेफ्टी एक दो नट हटा भी लोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा कुछ नहीं। इनिशियली उसकी फ्लाइट की सेफ्टी पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मान लेते हैं। लेकिन जब यही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, हम राइवर्ट्स उड़ाते रहेंगे, मतलब राइवर्ट्स उठा पॉप अप करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि वहाँ पर जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट करते जाएंगे और इवेंचुअली फ्लाइट की सेफ्टी यानी कि इकोसिस्टम डिसबैलेंस होने लग जाएगा। समझ आया, वही बात कही इन्होंने। फिर लास्ट बात, राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस में पॉल एरलिच क्या कहते हैं, पॉल एरलिच कहते हैं अपना कि भाई एक बात बताओ, इस एयरप्लेन में कुछ ऐसे नट एंड बोल्ट्स होंगे जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वो इकोसिस्टम से लूज आउट भी हो जाते हैं, पॉप आउट भी हो जाते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एयरप्लेन में जो राइवर्ट्स हैं, कुछ राइवर्ट्स ऐसे हैं जो चले भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुर्सी वाले कुछ है, कुर्सी के आसपास के अगर कोई नट एंड बोल्ट खराब हो गया या चले गए, आपने निकाल के ले गए, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन इंजन वाला ही गायब कर दिया है, पंखे वाला गायब उठा के ले गए, क्या चक्का होता है नीचे, ये तो क्रूशियल है ना, समझ आया, दैट विल अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी,
है ना। तो वही सेम बात है, उसी तरह जिस तरह से कुछ राइवर्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ राइवर्ट्स कम इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह से एक इकोसिस्टम में कुछ स्पीशीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ स्पीशीज़ कम इंपॉर्टेंट। जिस तरह से शुरुआत में आप स्पीशीज़ को गायब करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, जैसे फ्लाइट सेफ्टी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही इवेंचुअली और राइवर्ट्स गायब करते रहोगे तो फ्लाइट की सेफ्टी पे फ़र्क पड़ेगा। उसी तरह से इवेंचुअली और ज़्यादा स्पीशीज़ को नुकसान पहुंचाओगे तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। समझ आया? ये कहा किसने? पॉल अर्लिश ने राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस में। समझ आया कि नहीं? अब बात करते हैं थोड़े फैक्ट्स की, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या कहता है कि हम लोगों ने क्या किया? कोलोनाइजेशन किया। कोलोनाइजेशन मतलब किसी के दूसरे के हैबिटेट में अपना घर बसाना। जैसे इंडिया में कोलोनाइजेशन किया था किसने? इंडिया में कोलोनाइजेशन किया वो ब्रिटिशर्स ने, वही बात है ना। तो हमारे एरिया में वो अपना घर बसाने लग गए, वो कोलोनाइजेशन। तो वैसे ही हमने दूसरों का घर छीन लिया। किसका घर छीन लिया हमने? 2000 से ज़्यादा स्पीशीज़ ऑफ नेटिव बर्ड्स का घर छीन लिया हमने। क्यों? ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में हमने क्या बना दिया? होटल, स्वीट्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए था सी व्यू। समझ रहे हो? होटल में होता है ना, बीच में जाना है, सी व्यू, तो उसके लिए हमने घर बनाने लग गए वहाँ पे, आइलैंड में घर लेना है। तो कोलोनाइजेशन जब हमने किया, ह्यूमन का कोलोनाइजेशन हुआ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में, तो उसकी वजह से कितने तरह के स्पीशीज़ आ गई। मैंने बोला बायोडाइवर्सिटी में जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर नंबर का मतलब नंबर नहीं है, नंबर का मतलब यहाँ पर क्या है? नंबर का टाइप्स है। तो 2000 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स नहीं गायब हुई यहाँ पे, 2000 टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ नेटिव बर्ड्स गायब हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। समझ आया? फिर क्या कहता है? IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ने एक रेड लिस्ट बनाई। किसको डॉक्यूमेंट करने के लिए रेड लिस्ट बनाई? किसको डॉक्यूमेंट करने के लिए? एक्सटिंक्शन को डॉक्यूमेंट करने के लिए 2004 में। और उसने बताया कि सिर्फ लास्ट 500 साल के एक्सटिंक्शन, लास्ट 500 साल में 784 स्पीशीज़, 784 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, जिसमें से 384 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स। अगेन ये नंबर नहीं है, टाइप्स हैं। लास्ट 500 और सिर्फ लास्ट 20 की बात करें तो 27 टाइप ऑफ स्पीशीज आर डिसअपियर्ड। ठीक है? फिर क्या कह रहा है? रीसेंट एक्सटिंक्शन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रीसेंट एक्सटिंक्शन के, ये पूछता है नीट, ध्यान रखना। तो इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। रीसेंट एक्सटिंक्शन, डोडो मॉरिशियस से गायब हो गई, क्वागा अफ्रीका से, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सी काउ रशिया से, सब स्पीशीज ऑफ टाइगर बाली, जवन, कैस्पियन। ठीक है? ये क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। सब स्पीशीज ऑफ टाइगर एक्सटिंक्ट हो गई। कौन कौन सी सब स्पीशीज? बाली, जावन और कैस्पियन। कौन कौन सी रीसेंट एक्सटिंक्शन है? डोडो मॉरिशियस, क्वागा अफ्रीका, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सी काउ रशिया। सब स्पीशीज कौन सी है टाइगर की? बाली, जावन, कैस्पियन। हो जाएगा? ये तो हमने, अब देखो लास्ट 500 ईयर्स में इतना एक्सटिंक्शन हुआ, उसका कुछ नहीं कर सकते। अब आप 20 ईयर्स में जो स्पीशीज़ चले गए लास्ट, उनका भी कुछ नहीं कर सकते। बट कर किनका सकते हैं? इनका। एंड विच इज़ अगेन अ ह्यूज नंबर विच इज़ इन द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ये तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये किसकी बात कर रहा है? इज़ इन द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, जो अब थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में है, जो मतलब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया, उनका इसी तरह से एक्सटिंक्शन चलता रहा, इसी तरह से एक्सप्लॉइटेशन चलता रहा, तो आने वाले टाइम पे क्या हो जाएंगे? वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है? तो 15,000 मोर देन 15,500 स्पीशीज आर इन थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसमें से 650 स्पीशीज, मोर देन 650 स्पीशीज आर फ्रॉम इंडिया, जिसमें से 12% बर्ड स्पीशीज हैं, 23% मैमल, 32% एम्फीबियंस, 3% जिम्नोस्पर्म स्पीशीज है। ठीक है? अगर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा तो उससे क्या नुकसान है? ठीक है? अगर अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पढ़ा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट का।
क्या होता है ये रेशियो, क्या रिलेशन है, हाइपरबोला कर्व आता है, रेक्टेंगुलर रिलेशनशिप, स्ट्रेट लाइन दिखाता है लॉग वाला, स्पीशीज़ एरिया रिचनेस, स्पीशीज़ रिचनेस और एरिया का कैसा रिलेशन होता है, z की वैल्यू छोटे रीजन के लिए क्या होगी, एक कॉन्टिनेंट जितना बढ़ा दो तो z की वैल्यू स्टीप हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और स्टेबल कम्युनिटी के 3 फीचर्स क्या होते हैं, डेविड टिलमान ने क्या बोला, राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस में क्या बोला पॉल एरलिच ने, फिर हमने देखा कि लॉस ऑफ डाइवर्सिटी का इसका कुछ फैक्ट्स देखे कि ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में जब कॉलोनाइजेशन किया गया ह्यूमंस के द्वारा तो 2000 नेटिव बर्ड्स वहाँ की गायब हो गई। रेड IUCN का रेड लिस्ट देखा हमने, 784 स्पीशीज़ इन लास्ट 500 ईयर्स एंड 27 स्पीशीज़ डिसअपीयर्ड इन 20 ईयर्स। और फिर क्या कहा, डोडो, क्वागा, थाइलासिन, स्टीलर सिकाउस और बाली, जावन, कैस्पियन, ये सब स्पीशीज़ गायब हो गई। ठीक है, रीसेंट एक्सटिंक्शंस हैं ये। कहाँ से गायब हुई, ध्यान रखना। तो इसी तरह से अगर डाइवर्सिटी का लॉस होगा तो उससे क्या नुकसान है, प्लांट का प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा कि नहीं होगा। और प्लांट आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन दिस रीजन। ये जो अर्थ जो है लैंड सरफेस, यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट स्पीशीज़ आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। क्योंकि प्लांट स्पीशीज़ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, वहीं से फूड चेन होती है शुरू। अगर वही नहीं होंगे तो आगे सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है कि नहीं। फिर कह रहा है इन्वायरमेंटल पर्ट्यूबेंसेस, जब डिस्टर्बेंसेस आएंगे जैसे सूखा वगैरह पड़ेगा, जब डाइवर्सिटी नहीं होगी। अब आपको लगता है कि यार देखो जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, छोटे मोटे ग्रासेस होते हैं, इनका हम चाहते हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं, हमारा बस वेस्ट ही तो हो रहा है ये जगह, लेकिन उनका भी अपना एक इम्पॉर्टेंस है नेचर में। इवन बैक्टीरिया, इवन वायरस, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस इकोसिस्टम, इन दिस अर्थ हैज़ अ वैल्यू। ठीक है, हैज़ अ इम्पॉर्टेंस। ठीक है, हैज़ अ इम्पॉर्टेंस। तो फॉर एग्जांपल वीड्स भी हैं, तो वो क्या करते हैं, इनको रेजिस्टेंस देते हैं टू एडवर्स कंडीशन, कि भाई तुम तक वो ना पहुँचे, एक रेजिस्टेंस तो देते हैं ना वीड्स। तो वैसे ही बोल रहा है, अगर मान लो कि नहीं रहे कई तरह के स्पीशीज़, लोअर रेजिस्टेंस हो जाएगी इन्वायरमेंटल पर्ट्यूबेंसेस से, जैसे डिस्टर्बेंसेस से, जैसे कि ड्रॉट। फिर बोला कि क्या होगा, फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से फिर क्या होगा, इट मे लीड टू इंक्रीज इन वेरिएबिलिटी। और वेरिएबिलिटी अगर बढ़ गई, हमने पहले ही बोला था कि वेरिएबिलिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या वेरिएशन बहुत ज़्यादा? नहीं होनी चाहिए। वेरिएबिलिटी इन प्रोडक्टिविटी होने लग जाएगी फिर। तो अगर वेरिएबिलिटी इन प्रोडक्टिविटी होने लग जाएगी तो क्या स्टेबल रहेगा? क्या स्टेबल रहेगा इकोसिस्टम? स्टेबल कम्युनिटी बोलोगे? नहीं बोलोगे। वही कह रहा है कि इंक्रीज इन वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम विल लीड टू प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज में ज़्यादा देखने को मिलेगा, और पेस्ट और डिजीज साइकिल। जितने आज की डेट में डिजीज़ आपको देखने को मिलते हैं, क्या पहले देखने को मिलते थे? नहीं। पहले हम लोग ये इस बात को लेकर काफ़ी प्राउड रहते हैं कि आज हमने इसकी वैक्सीन निकाल दी, पोलियो की वैक्सीन निकाल दी, आज हमने इस वायरस का ट्रीटमेंट पता लगा लिया, आज हमने मेडिसिन में इतना एडवांसमेंट कर लिया। ठीक है, जितना 20 साल पहले नहीं था। बट द थिंग इज, दिस इज अगेन कमिंग टू द सर्कल, नॉट टू द डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि पहले 20 साल पहले किसी को डायबिटीज़ भी तो इतना रेट पे नहीं होता था। बेटर क्या है, मेडिसिन्स निकालना बेटर है, या फिर वो बेटर था कि जब कोई डिजीज़ ही किसी को नहीं होती थी? जब किसी को डिजीज़ ही नहीं होती थी तो मेडिसिन निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, है ना। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यही तो बात है ना। बस यहाँ तक। ठीक है, आज की कथा समाप्त। ठीक है, बस इतना ही है। आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नोट कर लो, इतना हो गया।